प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में किया संबोधित। कहा, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए एक मिसाल, विकसित भारत के लिए गिनवाए 11 संकल्प। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में 3 नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डालीवाल से गृह मंत्रालय के निदेशक व पंजाब के डीजीपी ने मुलाकात कर जाना हालचाल। किसानों से समाधान की जताई उम्मीद। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सिरसा में कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान को लेकर की बैठक। कहा, 18 दिसंबर से मुख्यमंत्री 11 विधानसभाओं में करेंगे धन्यवादी दौरा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को लेकर करीब 15 घंटे से अधिक चली चर्चा के बाद दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए संविधान निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान देश में एकता का स्तंभ है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप 11 संकल्प पेश किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह देश के संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण के अनुरूप है। संविधान सभा में इस पर लंबा विचार विमर्श हुआ और यह आदेश दिया गया कि निर्वाचित सरकार इसे लागू करे। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता लाने के लिए काम कर रही है। चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। 7वां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र का अतीत बहुत ही खुशहाल और विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत को आज लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से देश में एकता लाने के लिए एनडीए सरकार के उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया, साथ ही एक राष्ट्र एक टैक्स जीएसटी लागू किया। पीएम ने कहा कि आने वाले सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के 60 साल के शासन में संविधान में 75 बार बदलाव किए गए। प्रधानमंत्री ने धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने के कांग्रेस के षड्यंत्र की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि संविधान निर्माता धर्म के आधार पर आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह न्यायपालिका के धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ कई फैसले दिए जाने के बावजूद वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे लागू करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को
उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका का गला गौंद दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। वहीं सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों और महिलाओं के खिलाफ मुद्दे पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की आज दूसरे दिन भी अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का यह सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। पीएम मोदी आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडा तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के अलावा राज्यों के साथ भागीदारी की रूपरेखा तय करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को अधिक मजबूत करना तथा सहकारी संघवाद को बढ़ाने के साथ तेजी से वृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना भी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में 3 नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही इस दौरान उन्होंने हिंसक अपराध नियंत्रण तथा नशा मुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। 28 फरवरी तक इन कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू करना है। इस दौरान अधिकारियों को ई साक्ष्य ऐप व इसके इस्तेमाल के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि नए कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। नशा मुक्ति के कार्यों की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना पुलिस की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। नशा मुक्ति को लेकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसे पूर्णतया नशा मुक्त करने के लिए और अधिक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर कहा कि उसके घटित होने से पहले ही आवश्यक प्रबंध किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने आज खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डालेवाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद डीजीपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वे यहां पहुंचे हैं। कोर्ट के आदेश हैं कि डालेवाल की इतनी उम्र और बेशकीमती जिंदगी की सुरक्षा के लिए उन्हें बिना किसी बल प्रयोग के इलाज उपलब्ध करवाया जाए। उनके लिए खनौरी बॉर्डर पर अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਬਗੈਰ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। सीएम साहब ने चैनल्स भी खोले है, सेंट्रल गवर्नमेंट नाल गलबात भी हो रही है तो साड़ी कोशिश है कि किसानी जी डिमांडा हैगियां जी कह लो जोड़े राइटफुली जड़ा उस ते गलबात होवे, चैनल्स खुलन ते मसला हल होवे। पंजाब सरकार वालों जड़ा हैगा निरंतर जड़ा साडा तालमेल किसानी आगुआं नाल बनिया रहेगा। साडी असी कोशिश की है कि जी फैसिलिटीज़ इन्हां नूं मुहैया कराई जान। कई बारी कुछ कमी वेशियां भी रह जाती हैं, पर अदरवाइज पंजाब सरकार की कोशिश हैगी कि किसानी मंगां नूं फैसिलिटेट कराया जाए। इस दौरान गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा ने कहा कि डालेवाल से बातचीत के बाद किसानों की मांगों को नोटिस किया गया है। हमारी कोशिश है कि किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए और उनके साथ संवाद बनाए रखा जाए। वहीं किसान नेता जगजीत डालेवाल ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर अनशन समाप्त करके आंदोलन जारी रखने की राय दी है। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र से मांगे पूरी होने के बाद
मजबूत भरोसे के बाद ही अनशन समाप्त करेंगे। किसान नेता अभिमन्यु कहाड़ ने बताया कि डालेवाल ने बाहरी मेडिकल सहायता लेने से मना कर दिया है। सरकार व किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी रहना चाहिए। बातचीत से ही इस मामले का हल निकल सकता है। जी ने स्पष्ट कर दिया है बिल्कुल उनको बड़े विनम्रतापूर्वक तरीके से कि आप केंद्र सरकार को हमारा ये संदेश भेजिए जवाब में कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन 7 लाख किसानों की जिंदगी थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करी। मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगी है जो सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज भी गरीबी, कर्ज और मौत की तरफ धकेले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार इस चीज पे विचार करे कि किसानों की मांगे कैसे और कब पूरी करनी है। जिस दिन हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी उस दिन ही मेरा आमरण अनशन समाप्त होगा। अदरवाइज मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए मानसिक तौर पे पूरे तरीके से तैयार हूं और किसी भी तरह की आउटसाइड मेडिकल एड लेने से उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया है। उनका आमरण अनशन एज इट इज पूरी मजबूती से जारी है, पॉजिटिव दिशा में है। बातचीत कोई भी होती है, कोई अधिकारी आता है, कोई ब्यूरोक्रेट आता है, कोई मंत्री आता है, वो बातचीत शुरू कराने का प्रयास करते हैं तो वो अच्छी बात है। बातचीत से ही मुद्दे का समाधान होगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक और आगामी कार्यक्रमों को लेकर आज सिरसा पहुंचे। बैठक में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बडौली ने भाजपा की सदस्यता अभियान, आगामी निकाय चुनाव और मुख्यमंत्री के सिरसा के संभावित दौरे सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर भाजपा को मजबूत करने के लिए 250 लोग जोड़ने और 3 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 35 लाख लोग पार्टी से जुड़ चुके हैं और 20,000 सक्रिय सदस्य भी बने हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 18 दिसंबर से 11 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरा करेंगे। इसके तहत 24 दिसंबर को वे सिरसा पहुंचेंगे। सिरसा लोकसभा में 9 में से 8 सीटों पर हार के सवाल पर बडौली ने कहा कि जो भी कमी रही है उसे दूर करने का प्रयास जारी है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य सक्रिय बने। जो कार्यकर्ता 50 सदस्य साधारण बनाता है वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनता है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो धन्यवाद सभाएं करने का जो फैसला लिया है, अभी 18 तारीख से पंचकुला से कालका से शुरू होगा और ऐसी 11 विधानसभाएं इस महीने में चिन्हित की हैं। इसमें 24 तारीख को एक प्रोग्राम यहाँ पर सिरसा जिला में भी है। वो एक सामाजिक संस्था का प्रोग्राम है, उसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे। उसकी चर्चा भी कोर ग्रुप में बैठ के हमने की है। सब चीज़ों की कमजोरी का सबने ध्यान करवाया है और वो कमजोरी आगे भविष्य में ना हो उसको दूर करने के लिए हमारी ये सारी प्रक्रिया चली है। और किसान आंदोलन को लेकर एक सवाल के जवाब में बडौली ने कहा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई भी किसान आंदोलनरत नहीं है। यहां 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो किसानों के साथ बैठकर बात करे। आपका किसान है, पंजाब की सरकार की जिम्मेवारी है वो किसानों के साथ बैठ के बातचीत करे। आज हरियाणा पहला प्रांत है जिसमें 24 फसलें किसानों की एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अनेक बार ये बात कही है कि किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना से विकसित 1 हेक्टेयर समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। मॉडल को विकसित करने में डॉक्टर एस.के. यादव, डॉक्टर आर.के. नैनवाल, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर आर.एस. दादरवाल, डॉक्टर आर.डी. जाट और डॉक्टर कविता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस मॉडल के अंतर्गत किसान एक साथ अलग अलग फसलें, सब्जी, फल, पशुपालन, केंचुआ खाद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, बायोगैस आदि का कार्य कर सकते हैं। ये 1 हेक्टेयर मॉडल विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। इससे देश की बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण व सुरक्षित भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आगामी वर्षों के लिए अनाज, सब्जी, फल, दाल, दूध, खाद, तेल व अन्य कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ानी होगी। इससे किसान खेती के लिए उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे।
कृषि लागत में कमी आएगी और उत्पादन बढ़ेगा। यह कृषि मॉडल पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और यह मॉडल किसानों को वर्ष भर आमदनी देने के साथ साथ खेत की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है। सस्य विज्ञान और विभागाध्यक्ष डॉक्टर S.K. ठकराल ने बताया कि विश्वविद्यालय ने भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के सहयोग से 10 वर्षों के अनुसंधान के बाद यह कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ स्थित अपने निवास संत कबीर कुटीर पर प्रदेश भर से आए ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भगवान परशुराम की जयंती को सरकारी स्तर पर बड़े भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों द्वारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पर आश्वासन देते हुए सीएम ने कहा कि इस संबंध में समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को बुलाकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 36 बिरादरी ने भाजपा सरकार की विकास की नीतियों पर मुहर लगाकर हरियाणा के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार बनाई है। लोगों के विश्वास से ही प्रधानमंत्री के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने सरकार पर जो विश्वास दिखाया है उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और हरियाणा को तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। इस बरादरी को प्रणाम करता हूं आज आपके बीच से कि उन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उस विकास के ऊपर मोहर लगाई है जो मोदी जी का सपना है, जो उन्होंने सपना देखा कि मेरा भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उस सपने के ऊपर मोहर लगाई है। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है। मुझे खुशी भी है और मुझे गर्व भी है, गौरव भी है। सरकार ने मजबूती से काम किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश में काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव परिणाम से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने सरकार बना ली थी और परिणाम आने के बाद वे ईवीएम पर दोष मढ़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के समय में एक भी सरकारी भर्ती ऐसी नहीं हुई जो कोर्ट तक न पहुंची हो, जबकि भाजपा सरकार में गरीब घरों के बच्चे भी बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं। लोगों ने एक भी भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती को इन्होंने कोर्ट में ये लेकर के न गए हों। भर्ती रोको गैंग इन्होंने खड़ा किया हुआ था। कोई भी हम भर्ती करते थे पहले कोर्ट में जाती थी, फिर हम भर्ती करते थे। जब ये कहा कि मैं बच्चों को नौकरी दूंगा, ये कोर्ट में चले गए। मैंने 15,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और जाकर के कहने लगे कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ हरियाणा में कि एक समय हमें मालूम है कि हमारी सरकार बन गई, परंतु पहले हमारे 25,000 युवा ने ज्वाइन किया, उसके बाद आपके बेटे भाई ने ज्वाइन किया है। गरीब परिवार के बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के इंडोर स्टेडियम में जिला प्रशासन एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से 20 दिव्यांगों को निःशुल्क बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। इस पहल में आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट, एल्मिको कंपनी और भारतीय स्टेट बैंक ने भी सहयोग दिया। इस मौके पर गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से दिव्यांगजनों का जीवन सरल और सुगम बनेगा। सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर कैंपों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग योजनाओं का लाभ उठा सके। जैसे आज हमने बैटरी की ट्राईसाइकिल हमने तब हमारे पास 80 से करीब रजिस्ट्रेशन हुए थे, हम सबको दे चुके हैं। आज हमारी 20 कुछ रुकिया हुई थी, आज वो आकर हमने अभी आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से उनको दे दी है। चाहेंगे उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, आसानी से अच्छा जीवन जी सके। भगवान ने जो भी प्रकृति का कोप रहा है उससे वो, तो उसके बाद हम लोग समाज के सभी साथियों का एक सहारा बने, दोस्त के नाते, भाई के नाते।
इस मौके पर लाभार्थी दिव्यांगजनों ने कहा कि इस मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की मदद से वे बाजार जाने, स्कूल जाने व अन्य रोजमर्रा के कामों के लिए इधर-उधर जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए वे सरकार व जिला प्रशासन के आभारी हैं। जो ये साइकिल दी है हमको बहुत फायदा हुआ है। मार्केट आने जाने के लिए भी, अपना सामान लेने के लिए कुछ हम जा सकते हैं। हमको इससे बहुत फायदा हुआ। मुझे जो ये साइकिल मिली है, इससे मैं स्कूल जाने में थोड़ी आसानी होगी, तो इससे हमें लाभ होगा सर। ना कोई ऑटो मिलता है, ना कोई बाइक वाला बिठाता है, तो बहुत अच्छी हमारे लिए एक सुविधा रहेगी। जब मन करे अपने दुकान पर टाइम से पहुंच जाएंगे और समय पे अपने घर पहुंच जाएंगे। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें चार्जिंग का सिस्टम है जी, कोई जोर नहीं है शरीर पे, चार्ज है, चार्ज कर ली और अपने चले गए। हमें इसके साथ में एक हेलमेट सुविधा भी दी है। हरियाणा के सभी 22 जिलों और 34 उपमंडलों में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें वाद पूर्व प्रकरण और लंबित दोनों न्यायिक मामलों के लिए 165 बेंचों का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को अपने विवादों को बिना किसी देरी के सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जबकि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और लोक अदालत में समझौता होने पर न्याय शुल्क वापस करने का प्रावधान है। सूर्य प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में लगभग 3,50,000 मामलों का निपटारा किया गया। पंचकुला जिला व सत्र न्यायाधीश वीपी सिरोही ने बताया कि लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से हल करने के उद्देश्य से जिला न्यायालय में 6 बेंच और उपमंडल न्यायालय कालका में 1 बेंच का गठन किया गया। इन बेंचों ने विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की, जिनमें सिविल विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक चालान, परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले और समझौतों के लिए उपयुक्त अन्य मामले शामिल थे। हैं या ट्रैफिक चालान्स हैं या मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस हैं, तो हमें जिनमें आज रखे थे तो हमारी अच्छी आज डिस्पोजल रही। चेक बाउंसिंग केसेस, जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस कहते हैं, वो उसमें हमारा मोर देन 80 अभी तक है, तो वो भी हमारा एक अच्छी फिगर है। और कीपिंग इन व्यू की भी हमारी पेंडेंसी कितनी है। और दूसरा हमारे मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस है, उस पर भी हमारी अच्छी डिस्पोजल रही है। बाकी हमने करीबन जो फैमिली कोर्ट केसेज है, जिनमें डिवोर्स है, मेंटेनेंस है और चाइल्ड कस्टडी है, उस तरह के केसेस भी हमारे मोर देन 25 अभी तक हो चुके थे। बाकी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आएँ और पार्टिसिपेट करें, और हम हैं उनको मदद करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसमें पूरी फंक्शनरीज हैं हमारे पास, और हर बार वहाँ पे एक हेल्प डेस्क होता है लोगों को मदद करने के लिए। उधर पलवल में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव मेनका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,673 केसों को सुनवाई की गई। लोक अदालत में मनी रिकवरी केस, लेबर डिस्प्यूट, बिजली व पानी बिल के संबंधी मामले, आपराधिक वैवाहिक दुर्घटना संबंधी केसों का निपटारा करने का पूरा प्रयास किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का मुख्य ध्येय यही है कि अधिक से अधिक केसों का निपटान आपसी सहमति के आधार पर किया जा सके। हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्टों तक अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो उस विवाद से ग्रस्त जो भी पार्टी है उसको लगता है कि मैं उस मामले को कोर्ट में पहुंचाने से पहले ही उसका सौहार्दपूर्वक निपटारण चाहता हूं, मैं उस कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता, तो ऐसे मामलों को भी लोक अदालत में लिया जाता है। और लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि बिना खर्चे के आपसी सहमति से, आपसी सौहार्द से उस मामले का शांतिपूर्वक निपटारण हो सके। रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में नारनौल की मंडी अटेली की निवासी भव्या गुनवाल ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। देश की 6 सदस्यीय टीम में महेंद्रगढ़ जिले की भव्या गुनवाल का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके लिए उन्हें बायोलॉजी विषय में स्वर्ण पदक मिला है। भव्या के पिता अनिल यादव और माता सुमन यादव दोनों ही डॉक्टर हैं। भव्या 11वीं कक्षा की छात्रा है और नीट की तैयारी कर रही है। अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता और भाई को देते हुए भव्या ने बताया कि वह IGASO में जाने वाली हरियाणा की पहली लड़की हैं। इस परीक्षा के लिए कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। इस टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय ही शामिल होते हैं।
उन्होंने बताया कि IGASO कमेटी के 97 देश सदस्य हैं। इस बार 52 देशों की टीमों ने भाग लिया था। भव्या ने युवाओं से कहा कि उनको इस प्रकार का एग्जाम देते रहना चाहिए। ऐसे एग्जाम से छात्र मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। आयोजित IGASO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो रोमानिया में हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए। मैं हरियाणा से इस ओलंपियाड में इंटरनेशनल स्टेज तक जाने वाली पहली लड़की हूँ। इस बार 52 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करा था, लेकिन हर बार अलग अलग होता है नंबर ऑफ कंट्रीज। 97 नेशंस मेंबर हैं IGASO कमेटी के, उसमें से कुछ नेशंस हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से 6 बच्चे थे इस बार। ये एग्जाम साइंस का ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सभी बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा कुछ बच्चों को सब्जेक्ट अवार्ड भी मिला है, जैसे मेरे को बायो में अवार्ड मिला है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इंडिया की टीम को अवार्ड मिला है। इसका श्रेय मैं मुख्य रूप से अपने टीचर्स को, अपनी मेहनत को और मेरे मम्मी पापा को देना चाहूंगी। वो हमेशा मेरे साथ रहते थे और जो भी कभी जरूरत होती थी उससे मेरी हेल्प करते थे। मेरे भाई ने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया है क्योंकि वो मेरे डाउट्स बताते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लौह पुरुष सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनके कार्य देश की एकता और अखंडता तथा विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने 550 से अधिक रियासतों को मिलाकर आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखने का श्रेय सरदार पटेल को दिया। भारत के लौह पुरुष का स्मरण करते हुए गृह मंत्री ने उन्हें देश की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनकी वचनबद्धता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव रखी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाले सरदार पटेल का महान व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण का उनका संकल्प देशवासियों को हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। स्वदेशी उत्पादों के प्रति आम जनमानस की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज जींद के गोपाल विद्या मंदिर विद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा मेले का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने अपने स्वदेशी उत्पादों की स्टॉल लगाई। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमें स्वदेशी उत्पाद अपनाने चाहिए ताकि हमारे देश के अधिक से अधिक लोग आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर देश का कोई भी व्यक्ति स्वयं रोजगार शुरू कर सकता है। इसको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया की गई कि स्वदेशी चीजें अपनाने का काम करें, इसे आज अगर हम देखें, जो विदेश से, चाइना से बहुत सी लड़ियां, दीपावली में बहुत से दिए और ये सब चीजें आती थी, ये आप सबकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारे देश के अंदर हम लोग अपनी ही चीजों को अपनाने का काम कर रहे हैं। दोबारा से वो परंपरा प्रारंभ हुई जो दीपावली पे आज हम अपने ही दिए और अपने तेल का इस्तेमाल करके दिए जलाने का काम करते हैं। वरना बीच में तो एक ऐसा समय आ गया था कि हर व्यक्ति चाइनीज लड़ियों का, दियों का इस्तेमाल करने लगा। मेले के आयोजक राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और आम जनमानस को इसके प्रति जागरूक करना है। वहीं मेले में आए लोगों ने भी अपने अपने अनुभव साझा करते हुए स्वदेशी उत्पादों के मेले के बारे में बताया। हमारे स्वदेशी मेला को देखने के लिए साधारण अपने स्थानीय लोग हरियाणवी कल्चर दिखाया गया है। पूरी एक गांव की झांकी दिखाई गई है जिसमें प्राचीन से काल से लेकर आज तक जो भी अपने ग्राम का, अपने हरियाणा के गांव के स्टाइल हैं, उसकी सारी चीज़ें हमने इसमें प्रदर्शित की गई हैं। जितनी स्टॉलें लगी हैं वो लोकल जींद के लोगों की ही द्वारा लगाई गई हैं। इसमें अपना ही प्रोडक्ट बनाकर अपने ही लोग अपने ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बाहर से लोग आए हैं। लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सेवार्थ भाव से आज हिसार में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिसार से विधायक सावित्री जिंदल व पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। विधायक सावित्री जिंदल ने कहा कि यह संस्था बहुत बेहतरीन काम कर रही है। गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाना बड़ा नेक काम दूसरा नहीं हो सकता। शहर के लोग भी बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में भागीदारी करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए जो जिससे शादी नहीं करवा पाते और फिर उसका समाज जब शादी करता है
समाज की बेटी और जो बेटे हैं वो सारे समाज के हो गए, तो इनका वैसे भी ध्यान रखेंगे फिर कि इनको बहुत अच्छी तरह से खुश रहें, अपने घर को अच्छा से बसा पाएँ। जब इसार किसी चीज़ में सहयोग देने में आता है तो आपको मालूम है बहुत पूरा सहयोग देता है। आप लोगों ने मेरे टाइम में देखा ही है, मेरे सारे परिवार ने सहयोग दिया और मुझे आपके बीच में लाके खड़ा किया जिताकर। तो जब ये सहयोग देने पे आते हैं तो पूरा सहयोग देते हैं, बहुत अच्छी तरह से देते हैं और इतनी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इसी तरह अच्छे काम करते रहें। संस्था के संस्थापक अनिल सिंगला ने कहा कि आज 5 गरीब कन्याओं की शादी का आयोजन हो रहा है। हमारी संस्था गरीब और असहाय लोगों के प्रति समर्पित है। यह संस्था सामूहिक विवाह के साथ गरीब बुजुर्गों के इलाज के लिए व जरूरतमंद लोगों को सर्दी के मौसम में गर्म ऊनी कपड़ों की व्यवस्था करता है। बुजुर्ग लोगों के आंखों के ऑपरेशन बनवाता है ये ट्रस्ट। सर्द ऋतु में गर्म कपड़ों का वितरण करता है। उसमें चाहे कंबल हो, स्वेटर हो, बच्चों के जूते हो, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करता है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।